एक देखो इसमें जल्दी से, ये PYQ से आपके नीट में जो पूछे गए डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो पहला क्वेश्चन है स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट बिकॉज, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन आपने ठीक कर लिया इसमें? सेकेंड वन, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन Zn these are fully filled। यहाँ पे अच्छा होता है, ये बात भी लिखी होती बोथ इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन हो पा रहा है वो सेकंड ही है, तो सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6। बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखो यहाँ पर चल रहे हैं अभी, और 3d6 का मतलब हो गया आपका कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद सब में देखो स्पेशली 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, यानी कि जो 4s2 दो इलेक्ट्रॉन तो ये गए होंगे और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, तो जब ऐसा हुआ होगा तो इट शुड बी 3d7। तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए 4s0 और एक 7 से चला गया, तभी तो आया होगा 3d6। तो इस तरह से अब आप पहचान लो एटॉमिक नंबर, वैसे बड़ा आसान सा होता है भाई, 3d7 है तो एटॉमिक नंबर 27 हो गया आपका, और 27 किसका रहेगा? आपका कोबाल्ट का रहेगा, राइट। और देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है, अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस the one where all metal ions have 3d2 electronic configuration। ऐसा देखना है जिसमें सारे मेटल आयंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d2 हो जाए। तो आप देखिए Mn का 5 पॉजिटिव अगर देखोगे तो 3d5 4s2 होता है, तो +5 का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन तो 4s से चले गए और 3 इलेक्ट्रॉन कहां से चले गए, d5 में से, कितना बचा, d2। तो ये Mn5 पॉजिटिव तो ठीक है आपका। और देखो भैया मुझे लगता नहीं कोई और ऑप्शन आपको देखने की जरूरत, क्योंकि सभी में Mn किसी में 7 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, इसलिए योर आंसर शुड बी डी, राइट। तो देखिए इस तरह से भी हो जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत जल्दी आप दिए गए ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दिया ऐसा ऑप्शन है तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बात आप समझिए, आपसे इनकरेक्ट बात पूछी जा रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने टिक किया है? भाई देखो डी में तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ भी ऑप्शन में जो Cr2O7 नेगेटिव है इसमें कितना है, +6। ये कह रहे हैं इनकरेक्ट, और देखो क्या स्टेटमेंट बोला इन्होंने डी में, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 नेगेटिव एंड Cr2O7 नेगेटिव आर नॉट सेम, जबकि यहाँ पे कैसा है आपका सेम, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। Which of the following processes does not involve oxidation of iron? तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इनमें से कहा नहीं हो रहा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखो ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये जो Fe है, यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो Fe का एक्स एज्यूम कर लो आप, ये कार्बोनिल है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है, there is no charge on carbon monoxide molecule, there are 5 molecule into 5 और पूरी स्पीशीज पे कोई चार्ज नहीं है, so it would be equal to 0। तो आप देखो यहाँ पे इसमें तो अगर आप देखोगे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ही कितना हो गया 0, और FeCO5 जो बन रहा है किससे, Fe से, वहां भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 0। ये तो पूछा है आपसे, which of the following processes does not involve oxidation of iron। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। आई होप सबको बात समझ में आ गई है, केवल यही पूछा है किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका नहीं हो रहा है यहाँ पर, Fe से FeCO5 में जाने पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन सही होंगे आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपने बेकार में गलत कर लिया है। आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग अ नॉन मेटल एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन इट। नॉन मेटल तो लगभग आप पहचान ही लोगे, ठीक है जी। अब आपको सबका कंपोजिशन नहीं मालूम है तो बात अलग की है,
लेकिन यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है स्टील का। स्टील में क्या रहेगा, आयरन प्लस कार्बन। कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल वही वाली कहावत होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुमने तो स्टील की थाली में रोज खाना खाया, और ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया, गलत कर दिया आपने, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो बेल मेटल के बारे में बताया, टिन और कॉपर रहेगा। जो स्कूल में आपके बेल बजती है, छुट्टी होती है, बड़े खुश होते हैं आप लोग रिसेस वगैरह में। और किसी ऐसे टीचर का क्लास हो जिसकी बेल बज जाए तो आप परेशान भी होते हैं, अरे यार कहाँ से आ गए। वैसे तुम्हारे लिए तो हर टीचर के संग ऐसे ही रहता है, वो कम या ज्यादा। ब्रॉन्ज में मालूम ही है आपको, कॉपर और जिंक रहेगा आपका, तो इसलिए 15 का जो आंसर है आपका वो बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन थोड़ा ब्रॉड माइंड से इसको एक्सेप्ट करेंगे आप, और जो एक्चुअल डाटा है उसे तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो मैं सीधे इसके आंसर पे जाता हूँ टाइम बचाने के लिए। इसका सी ऑप्शन ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके लिए हम थोड़ा सा जो टेबल हमारे पास है डीएनएफ लॉ की, उसमें जाते हैं। देखो एमएन का सबसे ज्यादा ये बता रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट के लिए ग्राफ में हम चलते हैं। देखिए ग्राफ हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट का, ये रिडक्शन मुझे लगा पीछे मैं एक मिनट ग्राफ ले लूं, उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ग्राफ जरा स्क्रीन पर ले लूं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी इस तरह के काफी क्वेश्चन है, और नोट वाइज भी आपको लिखाया कि जैसे आप इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्लियरली आपको विजिबल है कि जो मैंगनीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम के मुकाबले कैसा है, कम है। ये 4.1 ग्राफ है आपकी नई एनसीईआरटी का। वाई एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट्स है और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर्स हैं। तो मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट जो है डिप कर जाता है क्रोमियम से, ये कंपैरेटिवली क्यों कर जाता है, क्योंकि Mn हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जो इसके D5 एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो इसका इंटरेस्ट है टुवर्ड ओवरलैपिंग, वो क्या हो जाता है, कम। और इसी वजह से मैग्नीज हो गया, टेक्नीशियम हो गया, यहाँ भी सेम ही प्रॉब्लम है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या कर जाते हैं, डिप कर जाते हैं। और इसलिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें इन्होंने Mn का सबसे ज्यादा दे दिया, आपसे बोला है डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं है। दिस इज नॉट द इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का ज्यादा होना चाहिए था देन द मैंगनीज, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका कैसा हो गया, सही हो गया। वैसे ये इनकरेक्ट मैच है, ठीक है ना, नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपसे जानना चाह रहे हैं। तो मैग्नीज में वैसे तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा हमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि पता किया गया एक्सपेरिमेंटली, उस पर भी निगाह मारनी होगी। तो ये हमारा टेबल है एनसीईआरटी का, और इसमें कुछ डाटा दिए हुए सेकंड आयनाइजेशन थेरेपीज के बारे में। ये वाली रो आप देखो अगर, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सेकंड कुछ है ना आपसे क्वेश्चन में, सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी सबसे ज्यादा किसकी है आपके पास, कॉपर की। कॉपर ऑप्शन में वहां दिया ही नहीं, आई होप, ठीक है ना। उसके बाद किसकी ज्यादा है, दिस इज निकिल, निकिल भी शायद ऑप्शन में वहां नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपका कौन आ गया, जिंक, जिंक भी ऑप्शन में वहां पर नहीं है। अब जो ऑप्शन में है हमारे पास, इसके बाद कहाँ आ गए हम लोग, कोबाल्ट, कोबाल्ट भी ऑप्शन में नहीं है, कोबाल्ट ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 1592 ये पकड़ में आई बात किसकी, क्रोमियम की। तो क्रोमियम की सबसे ज्यादा है साहब, क्रोमियम की सबसे ज्यादा है। और इसीलिए इन चारों ऑप्शन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, सी। जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब हो गया D5 हाफ फिल्ड, है ना। तो ये बात आपकी कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ इस तरह से कि इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कैसा है क्रोमियम का,
आपने देखा ना क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इस तरह का डाटा आपको मिल रहा है। ठीक, तो ये 23 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो इसको मार्क कर लेंगे, अपनी कॉपी में ऑर्डर लिख लेंगे और ये बात बड़े मोटे मोटे शब्दों में नोट कर लेंगे, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही साथ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से कैसी होगी, ज्यादा। ये दोनों पॉइंट अपने पास मार्क करके लिख ले नोट्स में। एक ये क्वेश्चन में इनवार का जिक्र आ रहा था क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये आपके पास निकेल आयरन का एलॉय है और इसकी खासियत ये टेम्परेचर के संग बहुत ही कम स्क्वीज करता, मतलब साइज चेंज नहीं होता है। तो ज्यादातर जो आपके वॉल क्लॉक वगैरह के पेंडुलम है या यहाँ पे टेम्परेचर के संग साथ में उसका साइज चेंज ना हो, तो वहां इसके इस एलॉय का हम यूज करते हैं इन बार को। तो ये आपके पास निकेल आयरन का एलॉय है विद मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन। सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है आपसे द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड्स। देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। आपको मालूम है, अगर आप एस ब्लॉक के मेटल के बारे में सोचें थोड़ा सा, तो उनको हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि उन सबके ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक है। और अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के एक एक मेंबर आपके ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया आपका लिथियम ले लिया, सपोज हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, और यहाँ पे कौन है, बेरिलियम है। तो वैसे तो बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो जितना साइज बड़ा होगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, ज्यादा होगा। सोडियम का साइज मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली कैसा है, बड़ा है। और आयनेशन पोटेंशियल कैसा है, कम है। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और ऐसे में अगर आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे मैं एल्कली मेटल्स के बारे में आपको बताऊं, ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, दिस इज Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आसानी से OH नेगेटिव को रिलीज कर पाएगा। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम का आप देखेंगे तो लगभग कोवेलेंट कैरेक्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। तो जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना OH नेगेटिव को आसानी से लूज कर दे। कुल मिला के बात ये निकल के आई, जितना साइज बड़ा होगा उतना बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, मेटल या मेटल के ऑक्साइड्स का या हाइड्रोक्साइड का ज्यादा। तो इन सब में आप देखेंगे, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे साइज कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आप देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड, जब आप चलेंगे 3D3 में, स्कैंडियम देन टाइटेनियम देन वेनेडियम देन क्रोमियम देन आयरन। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जितना साइज बड़ा होगा उतना मेटल के ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये मैं थोड़ा आपसे कोशिश की, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आपको ज्यादा नोन है चीजें, इसलिए उससे कनेक्ट करके बतानी। क्वेश्चन नंबर 34 गलत होना नहीं चाहिए था आप लोगों का। ट्रांजिशन मेटल है एक्स, कॉन्फ़िगरेशन 3d4 दिया है +3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। तो देखो भैया ये स्टेटस कब आता, 4s2 और 3d5 अगर हो तभी तो आएगा। जब 4s2 3d5 हो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इसी है वो क्या आ जाता, जो दिया हुआ है 4s0 और 3d4, यानी कि 3d5 और 4s2 कितने हो गए, 18 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, तो क्या हो गया 34 का आपका सी ऑप्शन थी। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज जो है वो कलरलेस स्पीशीज है। वैसे तो आपको जल्दी से देख के आंसर यहाँ समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सारे केस ये डी ट्रांजिशन वाले हैं। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा वहां बात नहीं बनेगी। टाइटेनियम F6 2 नेगेटिव में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। इसका इसी कितना लिखोगे आप, आर्गन 3d2 4s2, तो 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा, आर्गन आ गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। यहाँ कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाल पाएंगे यहाँ पे, +1। छोटा जो ऑक्सीडेशन है वो अस, बड़ी वाली कैसी है, एक। तो तो ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड है ना। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और आर्गन कॉपर का इसी का लिख जाओ आप
आर्गन 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d10, यानी कि एक भी अनप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ये कैसे होंगे आपके कलरलेस। आर कलरलेस पूछे तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चे जनरली गलती कर लेते हैं। द मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज ड्यू टू, तो बच्चे यहाँ के लिए जाते हैं बी के लिए, वीक मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन वीक मेटेलिक बॉन्ड का रीजन क्या है? वीक मेटेलिक बॉन्ड का रीजन है कि जो डी सबशेल है फुल्ली फिल्ड है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है? ज्यादा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, इवन के मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। करते हैं तो बहुत ही लूजली करते हैं, नहीं करते हैं। देखिए अगर नहीं करते होते तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 0 होता। जिंक इसी बात को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी ने जिंक का क्वेश्चन दिया है। व्हाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली 126 किलो जूल पर मोल। तो ये क्वेश्चन दिया है इसलिए कि बच्चे ये ना सोच लें कि डी सबशेल अगर फुल्ली फिल्ड होता है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर बोला जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग, और इंटरेस्ट ऑफ ओवरलैपिंग जनरली इस बात पर डिपेंड करती है कितने अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दो एक्सेप्शन है आपके पास, मैग्नीज T5 हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, बड़ा पुअर इंटरेस्ट हो गया, बोले भाई हम तो हाफ फील्ड है एक्स्ट्रा स्टेबल, हमें जरूरत नहीं है ओवरलैपिंग करने की, तो बहुत कम ओवरलैप करते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका डी के लिए जाना होगा, जो सही ऑप्शन आपके पास है। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया जब ये आया था 95 में, और इसलिए इसको ध्यान से बी और सी के लिए जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द मैंगनीट यानी कि MnO4 2 नेगेटिव एंड पर मैग्नेट दैट इज MnO4 1 नेगेटिव आर टेट्राहेड्रल। आपके एनसीईआरटी में दोनों के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों टेट्राहेड्रल क्यों है। भाई टेट्राहेड्रल होने का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगी, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का बहुत बड़ी बात है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4। अब वो रीजन तो यहाँ नहीं दे रखा है, ना कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा, ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दे रखे, पर और तरह का आंसर यहाँ दे रखा है, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए एक बात समझिए, जब हम बात कर रहे हैं MnO4 नेगेटिव की या MnO4 2 नेगेटिव की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये आपके पास पर मैंगनीट आयन है, और MnO4 नेगेटिव क्या होता है? पर मैंगनीट आयन। तो मैं यहाँ पर अगर आपके सामने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूंगी, विच इज 8 एटॉमिक नंबर इसका रहेगा 1s2 2s2 और 2p6। अब आप सोचेंगे सर इसी को लेकर, क्योंकि ऑप्शन सी कुछ इस तरह के दे रखे ना, 2p4 हो जाएगा आपके पास। आप देखो भैया सेकंड शेल में तो दो ही सब शेल परमिटेड होती है, 2s और 2p, डी का तो कोई ऑप्शन नहीं है, 2d तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अब एक चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट, वो आपके सिलेबस से हट गया, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक हो गया आपका, लेकिन आप सीखो आप, तो यहाँ डी तो नहीं है। तो ऑप्शन जो 37 का सही हो गया वो हो गया आपका बी। उसमें लिखा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। सही वाला पूछे है ना आपसे, तो p ऑर्बिटल ऑक्सीजन चल सकता है पाई बॉन्डिंग में, बिल्कुल सही बात है। विद द d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज, Mn में तो d होता ही है, तो d ब्लॉक का मेंबर ही है आपके पास, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का केस है, जो कि डी किसका जाएगा? Mn का इन्वॉल्व होगा, और ऑक्सीजन में तो डी है ही नहीं, तो इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या हो गया? गलत, क्योंकि इसमें लिखा डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, हो ही नहीं सकता, डी में गरीब के पास डी है ही नहीं, उसको और चढ़ा दिया कि भैया डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि इसके पास डी तो होगा ही। ऑक्सीजन समझते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या चीज है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों के बनते हैं, बड़ी अच्छी रीजनिंग आती है। अच्छा और बताइए भाई, 40 बोलो, 40 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 40 तक कोई दिक्कत नहीं, 41, 41 एक सीखेंगे जरा, 41 सीखेंगे जरा। ये रिएक्शन भी अपनी एनसीईआरटी में नोट करेंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ गया है। मैं एक बार जरा रिएक्शन ले लूं। एक रिएक्शन है हमारे पास KMnO4 की, और किसकी पूछी है?
KMnO4 की और अच्छा ये मेरी नॉलेज जाएगा सीधा। अभी मैं बताता हूँ आप लोग ये रिएक्शन लिख भी लेना भाई। थैंक यू। देखो जी 45 की बात हो रही है 45 की बात हो रही है और 41 का भी दिखा देते हैं। ये देखो भाई सब लोग जरा ये क्वेश्चन आप सब बच्चे नोट करो जरा। ये क्वेश्चन सब बच्चे नोट कर रहे हैं 41 के लिए। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट ये बन जाएगा। दो कंपाउंड आपके पास ग्रीन कलर के आ गए, एक पोटेशियम मैंगनीट यानी कि K2MnO4 और दूसरा क्रोमियम सल्फेट। इस बात को याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में काम आ सकता है। आप समझो कि ये क्वेश्चन आप क्यों सॉल्व कर पाएंगे उसका रीजन समझिए। आपको इन्होंने दिया हुआ है द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक मीडियम। ये बात आपको बताई गई है कि पोटेशियम पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में रिड्यूस होगा, तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया, दो ऑप्शन आपके बचे। अब देखिए ये कॉमन सेंस की बात है कि जो ओजोन है वो हाईली अनस्टेबल होती है। ओजोन जल्दी से ब्रेक करके O2 और नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, तो अगर बनेगा भी ना तो वो स्टेबल फॉर्म में रह नहीं पाएगा। और H2O2 के बारे में अगर आपने क्लास 11 में ज्यादा सीखा हो तो ये डिकम्पोज होकर H2O + O2 देता है। और आई होप यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन से -1 है, यहाँ पे 0 हो गई और H2O बनता है तो क्या होता है -2। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन है, डिस्प्रपोर्शनेशन का भी एग्जाम्पल है। तो इसलिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो कॉमन सेंस से बी या सी में तो आप जा ही पाएंगे। तो सी भी आपको हटाना है ऑप्शन से क्योंकि ओजोन हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसलिए आप इसके करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। और एक्चुअल रिएक्शन तो पता होनी ही चाहिए जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये इक्वेशन आपके सामने है जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो पोटेशियम परमैंगनीट जब H2O2 से रिएक्शन करेगा तो O2 बनेगा और ये जो MnSO4 बन रहा है ये एक्चुअल में Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ना, सल्फेट की -2 Mn का x मान के निकालोगे तो +2 आ जाएगा। और इसकी आयनिक इक्वेशन भी तुम्हें दे रखी है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, ये H2O2 आ गया आपका मेन रिएक्टेंट, मीडियम एसिडिक है, तो जैसा बता रहे थे MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होगा Mn2 पॉजिटिव में, और H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना यहाँ पे होगा -1 पेरोक्साइड है ना, और ये किस में कन्वर्ट होगा सॉरी किस में हो रहा है 0 -1 to 0, यानी कि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जो नीट के PYQs थे और आपसे कॉमन मिस्टेक्स हुई थी नॉलेज होने के बावजूद भी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी
खत्म हो जाएगी। से इक्वेशन को नोट कर लें सब लोग, इस इक्वेशन को नोट कर लें सब बच्चे, और याद रखें एनसीईआरटी में शायद नहीं है, है ना, तो देख इसको नोट कर लें जल्दी सब लोग।